हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो डिजिटल पेमेंट्स है। डिजिटल मतलब कि आप इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से कैसे अपने पेमेंट को या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारा 4th चैप्टर का 3rd पार्ट है। ठीक है। डिजिटल भुगतान से विपर्य वित्तीय लेन देन को नगद राशि के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना होता है। मतलब कि यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है कैश की ना होकर आप इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू आप अपना पेमेंट कर रहे हैं। यदि हम नगद भुगतान की बात करें तो हमें पहले अपने बैंक खाते से नगद निकालना पड़ता है। अगर आप कैश की बात करते हो तो कैश क्या करना पड़ता है, आपको अपने बैंक से निकालना पड़ता है, उसके पश्चात ही हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। लेकिन जबकि ये है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली में वांछित रकम सीधे एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में हस्तांतरित हो जाता है। अब क्या होता है कि डिजिटल पेमेंट का मतलब होता है कि जितना भी आप पेमेंट करना चाहो वो एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या होता है, ट्रांसफ़र करा जा सकता है। डिजिटल भुगतान प्रणाली का सीधा संबंध इंटरनेट व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट इत्यादि से है। ठीक है। डिजिटल भुगतान हम किस किस थ्रू कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं हम। अब एक तो इंटरनेट के हमारे पास सिस्टम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होना चाहिए और हमारे पास डिवाइस होनी चाहिए, जैसे कि हमारा कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम इसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और बेस्ट ये है कि हमारे पास इंटरनेट सिस्टम भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम इंटरनेट के थ्रू कैसे भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने बैंक खाते तक किसी भी स्थान से इंटरनेट के माध्यम से पहुंच सकते हैं और कोई भी वित्तीय व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। कि इन्होंने क्या बताया कि हम अपने बैंक खाते से इंटरनेट के थ्रू ही हम अपने बैंक खाते तक पहुंच बढ़ा सकते हैं और ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी मोबाइल ऐप भी है जिन्हें हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उनसे अपने बैंक खातों को लिंक करते हैं तथा मोबाइल पर ही कोई भी भुगतान कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि नेट बैंकिंग कैसे बहुत डिजिटल एक तरीके से है कि आप अपने इन बैंक के बारे में कोई भी डिटेल्स जो है वो नेट बैंकिंग के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है। कोई भी बैंक जो है आप जो भी बैंक यूज़ करते हैं उसका ऐप डाउनलोड करके आप बैंक के बारे में जो भी स्टेटमेंट जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक तरीके से बेनिफिट ही हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया योजना के तहत डिजिटल भुगतान की विभिन्न नई तकनीकी जारी की जा रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया जो लागू किया गया था, ये प्रणाली के थ्रू क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका डेवलपमेंट किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा इसका विकास किया गया, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं भारत में या ऑल ऑफ जगह पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सके। ठीक है। जो लोग स्मार्टफोन पर इंटरनेट का प्रयोग करना नहीं जानते उनके लिए आधार लिंक डिजिटल भुगतान जारी किया गया। डिजिटल भुगतान के लिए आवश्यक ये है कि उपयोगकर्ता का बैंक खाता हो तब वो खाता उसके मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर से लिंक हो। कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉन एजुकेटेड होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने आधार लिंक से बैंक खातों से पेमेंट जो है वो आधार कार्ड से ही निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि उनका जो आधार कार्ड है वो उनके बैंक के नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है। तो जाके वो कहीं भी किसी भी एरिया वाइज में अपने आधार कार्ड से अपना पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। इससे क्या क्या फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये कि इससे सुविधा बहुत इजी कन्वेंस हो चुका है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड में ये चल रहा है। लोग को बैंक जाने का टाइम नहीं होता तो वो नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही अपने बैंक से ट्रांसफ़र जो है आसानी से कर लेते हैं। दूसरा, इसमें शुल्क, कोई चार्जेस वगैरह भी होता है और इससे सेफ्टी बहुत इजीली होती है कि आपको अपने कैश का भुगतान ज़्यादा कहीं पेमेंट करने का डर नहीं होता। ठीक है। आप जितनी मर्जी चाहे उतना पेमेंट कर सकते हैं। पहला, डिजिटल पेमेंट्स के प्रकार। अब कितने तरह के पेमेंट्स होते हैं जो हम करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं। पहला आता है बैंकिंग कार्ड, दूसरा आता है आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम, तीसरा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा और फोर्थ आता है हमारा ई वॉलेट। ठीक है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, हम जिस 4 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला बैंकिंग कार्ड, सेकेंड हमारा आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम और थर्ड हमारा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा और फोर्थ हमारा आता है ई वॉलेट। ठीक है। तो चारों के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो 4 है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में जानेंगे। पहला आता है हमारा बैंकिंग कार्ड। बैंकिंग कार्ड क्या होता है हमारा, बैंकिंग कार्ड प्लास्टिक कार्ड होते हैं, जैसे हमारा एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, मीन्स क्रेडिट कार्ड हो गए, ये सारे कार्ड होते हैं। ठीक है। तो बैंकिंग कार्ड क्या होता है, एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो विभिन्न बैंकों द्वारा अपने खाता धारकों को डिजिटल भुगतान करने के लिए जारी किया जाता है। ये हमारा क्या होता है कि कार्ड बैंक प्रोवाइड करती है
ताकि हम उसका पेमेंट कर सके, ठीक है, या पैसे निकाल सकते हैं। कुछ कार्ड कार्डधारक के बैंक खाते से जुड़े लिंक होते हैं, और ये जो कार्ड होते हैं ये बैंक के जिसका जो बैंक होल्डर होता है उसके नेम से लिंक होता है, ठीक है, उसके नंबर से लिंक होता है। इस पर कार्ड धारक का नाम, जारीकर्ता का नाम, यूनिक कार्ड नंबर छापा होता है, वहाँ पे एक नंबर दिया जाता है डिजिट में। दूसरा आपका इसमें जिसका भी कार्ड है उसका नाम दिया जाता है। इसके साथ ही कार्ड पर एक चुंबकीय पट्टी लगी होती है, इसमें एक चुंबक की तरफ मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसके थ्रू जो हमारा पिन जो होता है वहाँ पे हम डाल सकते हैं। साथ ही कार्ड पर एक चुंबकीय पट्टी लगी होती है जिसमें संबंधित खाते की जानकारी होती है, ठीक है। इन कार्डों के प्रयोग से कार्ड धारक बड़ी सरलता व सुरक्षा तरीके से कोई भी भुगतान कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी दुकान से खरीदे गए सामान का अगर उसको भुगतान करना है तो इंटरनेट के माध्यम से खरीदे गए सामान का वो भुगतान आदि कर सकता है। कार्डों के प्रयोग में सुरक्षित भुगतान के लिए 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन उपलब्ध की गई। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक पिन दिया जाता है, ठीक है, और पिन देने के बाद आपके पास OTP आता है, ठीक है। अगर आप पिन गलत डालते हैं तो इट मीन्स आपके पास OTP आएगा, ठीक है, और वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किया जाता है कि इट मीन्स ये सेफली हो, ठीक है। अगर आपको भी गलत जगह पे कोई ट्रांसफर कर रहा है, आपका कार्ड खो गया और किसी ने आपके कार्ड का इस्तेमाल किया तो वहाँ पे आपके नंबर पे जो उस कार्ड के नंबर पे लिंक होता है उस पर OTP जाती है। उपलब्ध की गई है पिन आइडेंटिफिकेशन नंबर व OTP वन टाइम पासवर्ड पिन कार्ड जारी करते समय बैंक देता है था। OTP व्यवहार का प्रयोग करते समय जब मशीन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस पर OTP जाती है। OTP इट मीन्स एक आपका 6 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर होगा जो जिस नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे OTP जाएगा जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो। नेक्स्ट आता है बैंक द्वारा मुख्यतः 2 प्रकार के कार्ड जारी किए थे, एक आता है आपका डेबिट कार्ड और एक आता है आपका क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उनकी संक्षिप्त जानकारी निम्न है। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड सीधे ही हमारे बैंक खाते से जुड़ा होता है। इस कार्ड का प्रयोग करने से वांछित राशि हमारे बैंक खाते से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाती है। ये कार्ड एक प्रीपेड सिम कार्ड की भांति होता है। मतलब क्या होता है कि डेबिट कार्ड क्या है कि एक तरीके से इसमें जो आपका ट्रांजेक्शन्स होगा वो आप दूसरे के अकाउंट में ट्रांजेक्शन बहुत इजी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अर्थात हमारे बैंक खाते में जितना राशि शेष होता है डेबिट कार्ड उतना ही भुगतान किया जा सकता है। जितना आपके क्या कहते हैं डेबिट कार्ड जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा उतना ही आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ये बैंक द्वारा कार्ड धारक को दी गई एक उधार सुविधा होती है। क्रेडिट कार्ड एक क्या कहते हैं आपका क्रेडिट लिमिट देता है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है कि आपके बैंक में अगर 40,000 है तो आप 40,000 ही यूज़ करेंगे, आप उससे ओवरड्राफ्ट में भी अपनी पेमेंट को ले सकते हैं। उधार सुविधा की सीमा व निर्धारक कार्ड धारक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाता है कि उसकी फाइनेंशियली पोजीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्रेडिट कार्ड जो होता है वो अप्लाई करा जाता है। क्रेडिट कार्ड के प्रयोग से पूर्व निश्चित उधार सुविधा तक भुगतान किया जा सकता है। इसमें आप क्या जो भी क्रेडिट में सामान ले रहे हैं, जो भी उधार में सामान ले रहे हैं, उसकी पेमेंट आप इजीली तरीके से कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम। ये क्या होता है आपका AEPS, ठीक है, आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम APES क्या है? जिसके अंदर उपयोगकर्ता अपना आधार नंबर व फिंगरप्रिंट इरीज प्रस्तुत करके वित्तीय लेन देन कर सकता है। देखो ये क्या होता है, आधार इनवैलिड नंबर एक ऐसा मशीन होता है जिसपे क्या है कि आप अपना आधार कार्ड के थ्रू अपना जो भी नंबर वगैरह दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप जो अपना पेमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, ठीक है। प्रस्तुत करके वित्तीय लेन देन को कर सकते हैं। उपयोगकर्ता इस अवधि का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जबकि उसका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो, ठीक है। वो तभी इसका इस्तेमाल करेगा जब आधार कार्ड का जो नंबर है वो उसके बैंक अकाउंट के नंबर से जुड़ा हुआ हो। इस सुविधा का प्रयोग निम्नता की जाती है, जैसे शेष जानकारी बैलेंस इंक्वायरी के लिए, दूसरा कैश डिपॉजिट करने के लिए, कैश विड्रॉ करने के लिए, कैश निकालने के लिए, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर के लिए, क्या आधार कार्ड से आधार कार्ड को फंड ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। इस सुविधा को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा माइक्रो ATM जारी किए जाते हैं। इसमें एक छोटा सा ATM टाइप का होता है, ठीक है, जैसे आपका एक बड़ा ATM होता है वैसे एक छोटा सा ATM होता है। ये विभिन्न बिक्री केंद्रों पर स्थित होते हैं, मतलब आपके बहुत छोटे छोटे दुकान में होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपना कार्ड दिखाएंगे या अपना आधार कार्ड या फिंगरप्रिंट जो भी इसमें लगता है वो दिखाएंगे तो आपका पेमेंट जो होता है ऑटोमेटिक ही हो जाता है। ये विभिन्न बिक्री केंद्रों पर स्थित होते हैं तथा इन्हें अधिकृत बैंक अधिकारी दूरस्थ क्षेत्रों में भी ले जा सकते हैं। ये स्कीम प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भीमराव अंबेडकर की 126वीं जन्म
गांठ के अवसर पर 14 अप्रैल 2017 को लॉन्च की गई थी। ये जो क्या कहते हैं प्रणाली थी वो 2017 में अप्लाई क्या कहते हैं 2017 में स्टार्टअप किया गया था, वो भी 14 अप्रैल को, ठीक है। और कब किया गया था? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, तो उनके 126वें वर्ष जन्म पे इस चीज़ को प्रणाली को लाया गया था, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये जो प्रणाली है बहुत इजी है, क्योंकि ये छोटा सा मशीन होता है। छोटा सा मशीन हम किसी भी छोटे दुकान में या किसी भी जगह पे हम ऑटोमेटिक ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या प्रोसीजर है? इसकी प्रोसीजर AEPS प्रयोग की प्रक्रिया क्या है? माइक्रो ATM में उपयोगकर्ता द्वारा अपना आधार नंबर दर्ज करना होता है। इसमें जो भी आपका जो मशीन है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो दर्ज करना पड़ता है, और ये आधार कार्ड का नंबर आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, ठीक है। व्यवहार के प्रकार, इसमें आप क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? पहले ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और आधार से जुड़े हुए लिंक बैंक का चयन करना, उसका जो आधार कार्ड है वो किस बैंक से लिंक है उसको देखना। दूसरा, व्यवहार का मूल्य दर्ज करना कि आप कितना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। व्यवहार के प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट व इरिस स्कैन करना, या तो आपका पास स्कैनर होगा या तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिकेशन, अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा कि जो आपका वहाँ पे एक पासवर्ड हो। नेक्स्ट आता है व्यवहार प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट या अथवा इरेज स्कैन करना पड़ेगा। दूसरा आता है व्यवहार पूर्ण होने पर व्यवहार स्लिप प्राप्त करना। इसमें जब आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपने जो भी क्या कहते हैं इंक्वायरी वगैरह देखी है, उसके बाद आपको एक स्लिप मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है AEPS के लाभ, क्या क्या फायदे इसके? बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, इसमें आपको सारी डिजिटल भुगतान पद्धति हो जाती है, बहुत इजी वे हो जाता है। इसमें आपको ऑथेंटिकेशन से कि आपको पेमेंट करने से पहले क्या कहते हैं आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फिंगरप्रिंट से स्कैनर अलाउड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि बहुत इजी वे में कहीं भी किसी भी जगह हम इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है बैंकों से आसानी से जुड़ा होता है। दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ बैंक आसानी से उपलब्ध नहीं होते, वो लोग इंटरनेट का प्रयोग नहीं आता, ये बहुत सहायक पद्धति है, क्योंकि इसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके प्रयोग के लिए उपयोगकर्ता को मोबाइल, इंटरनेट, डेबिट कार्ड आदि की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है AEPS के प्रयोग की शर्तें क्या है? क्या शर्तें? बैंक खाता आधार से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक खाता आपका लिंक नहीं है आधार कार्ड से, तो इससे फिर आप पेमेंट नहीं निकाल सकते हैं। फंड ट्रांसफर के लिए दोनों उपयोगकर्ता को बैंक खाते आधार से जुड़े होने चाहिए। अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है किसी दूसरे के अकाउंट में, तो उसके लिए भी जिसका अकाउंट में आप ट्रांसफर करें उसका भी आधार कार्ड उस बैंक कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये क्या होता है? हमारा USSD एक ऐसी डिजिटल सेवा है जिसके माध्यम से भारत में बिना इंटरनेट व स्मार्टफोन के भी बैंकिंग व्यवहार करना संभव है। देखो USSD क्या है कि एक ऐसा आपका सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा है जो बिना किसी इंटरनेट के, आपको इसमें कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, कोई स्मार्टफोन नहीं चाहिए, कोई बैंक नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपका ट्रांजेक्शन जो है वो ईजी वे में हो जाता है, ठीक है। किसी मूलभूत विशेषताओं वाले मोबाइल से USSD का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कि आप USSD का इस्तेमाल जो है वो किसी भी मोबाइल से कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ता को मोबाइल उसके बैंक खाते के लिंक पंजीकृत और रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि जो उसका नंबर है, जो उसका कि जो वो फ़ोन चला रहा है उसमें जो उसका नंबर है वो उसके बैंक खाते से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो USSD का क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन जो आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट आता है पंजीकृत मोबाइल नंबर में है पंजीकृत मोबाइल नंबर में *99# डायल करके स्क्रीन पर प्रस्तुत मेन्यू की सहायता से उपयोगकर्ता शेष जानकारी, बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, फंड ट्रांसफर कर सकता है, आदि क्रिया कर सकता है, ठीक है। एक खाते से दूसरे खाते में फंड स्थानांतरित करने के लिए उपयोगकर्ता को प्राप्तकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर व मोबाइल MMID की आवश्यकता होती है। कि देखो कि क्या करें कि जब अगर उसको किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए उसको पंजीकृत मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर उसको ट्रांजेक्शन को प्रमाणित करने के लिए भी संबंधित बैंक द्वारा दिए गए MPIN मोबाइल बैंकिंग पर्सन आइडेंटिफिकेशन नंबर का भी इस्तेमाल करना इसमें जो है किया जाता है, ठीक है। कि MPIN जो है एक आता है आपका मोबाइल बैंकिंग पर्सन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आप वहाँ पे डालेंगे और रजिस्टर्ड करेंगे तो आपका जो है ये ऐप खुल जाता है USSD, ठीक। MPIN व MMID बैंक द्वारा उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर पंजीकृत करते समय दिए जाते हैं, ठीक है। कि जब आप ये बैंक द्वारा जब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपको ये 2 कोड दिए जाते हैं। जब ये कोड डालेंगे तो आपका ये पेमेंट आसानी से हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है यूएसएसडी के प्रयोग की प्रक्रिया क्या क्या होती है। आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले आप डायल करेंगे *99# फ्रॉम योर फोन, अपने फ़ोन में डालेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, एंटर योर बैंक नेम, आपको अपना बैंक नेम एंटर करना है कि कौन सा आपका बैंक है। दूसरा सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन टाइप, आपको किस टाइप का ट्रांजेक्शन करना है। फिर आता है एंटर बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर एंड MMID, आपका बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे आपका MMID आएगा, ठीक है। उसके बाद एंटर अमाउंट टू बी ट्रांसफर, जितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है वो अमाउंट आप वहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपका एंटर योर MPIN, जो MPIN आपको पिन दिया गया होगा वो पिन ट्रांसफर करेंगे, ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसीजर है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका ई वॉलेट। व्हाट इज अ ई वॉलेट? ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट मुद्रा को डिजिटल रूप में रखने का एक अच्छा माध्यम होता है। कि मतलब ई वॉलेट क्या है कि जो भी आपकी पेमेंट है उसको एक डिजिटल रूप में नेटवर्किंग के थ्रू रखने में बहुत ईजी है। जिस प्रकार हम अपने पर्स में भौतिक रूप में नकद रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ई वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक बटुआ होता है। जैसे कि आप पेटीएम, फोनपे वगैरह चलाते हैं तो उसमें आपका ई वॉलेट एक तरीके का सिस्टम होता है। जैसे कि आप कैश अपने वॉलेट में रखते हैं, वैसे एक इंटरनेट है जिसमें आप अपने कैश जो है वो नेटवर्किंग के थ्रू रख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार ई वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक बटुआ है जिसमें नकदी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर किया जाता है। कोई भी वित्तीय लेन देन करने के लिए हम अपने स्मार्टफोन अथवा कंप्यूटर पर ई वॉलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ई वॉलेट से वित्तीय व्यवहार करने के लिए पहले उसमें धन जमा करना होता है। इसमें धन जमा करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व ई वॉलेट से लिंक करना होता है। कि जब आपको उसमें पैसे को डिपॉजिट करके रखना है तो उसके लिए आपको अपना डेबिट कार्ड से लिंक करना है या क्रेडिट कार्ड से या ई वॉलेट से लिंक करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग के प्रयोग से सीधे ही बैंक खाते में ई वॉलेट में धन हस्तांतरित किया जा सकता है, ठीक है। ई वॉलेट एक ऐप अर्थात सॉफ्टवेयर है जिसमें उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि में डाउनलोड कर सकते हैं। ई वॉलेट जो है आप एक ऐप होता है जिसको आप अपने फोन वगैरह किसी में भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अधिकांश बैंकों में, कुछ कंपनियों में ई वॉलेट ऐप उपलब्ध है, जैसे पेटीएम आ गया, मोबाइल विक हो गया आपका, एयरटेल मनी, एक्सिस बैंक लिमिटेड, ठीक है, ICICI पॉकेट्स, ये सारे जो है आपके ऐप है जिसके थ्रू आप ई वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था, ई वॉलेट के प्रयोग की प्रक्रिया क्या क्या है। ई वॉलेट ऐप डाउनलोड करना होता है सबसे पहले, फिर उसको आपको साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के बाद आपको अपना मोबाइल वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। ई वॉलेट ID बनाने पड़ेगा, फिर ई वॉलेट में आपको धन जमा करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। आप बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर अथवा ई वॉलेट ID का प्रयोग करके भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार धन प्राप्तकर्ता के ई वॉलेट में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके का ये आपका प्रोसीजर है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये हम जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए आपका इतना ही था। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम बाकी के 4 जो पेमेंट सिस्टम है कि किस किस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस जो है वो ला सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।